हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 13 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम फायरमैन और क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, या डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन लिंक्स पर आप क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा एमसी चंडीगढ़ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 13, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बैग कंटेन ₹46। एक बैग में हमारे पास 46 रुपीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स हैं। उसके अंदर कितने 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 के कॉइन है? 1 रुपी के कॉइन है, 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है। किस रेशो में है? 1:2:3। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन अ बैग? कह रहा है बैग में कितने 50 पैसे के कॉइन हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होता है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो डिनोमिनेशन हमें क्या दे रखा है? 1 रुपी। 1 रुपी को अगर मैं पैसों में लिखूँ तो आता है हमारे पास 100 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, हमारे पास जो डिनोमिनेशन हमने उससे लिखा 50 पैसे और 10 पैसे। हमने डिनोमिनेशन लिख लिया। डिनोमिनेशन के बाद हमें इसकी रेशो लिखनी होती है कि किस रेशो में हमें ये दे रखा है। तो किस रेशो में दे रखा है? 1:2:3 में हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब हम नीचे इसकी क्या लिखेंगे? वैल्यू लिखेंगे। अगर हमारे पास 100 पैसे के एक सिक्का है तो कितने वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 100 हो जाएगी। 50 पैसे के दो सिक्के हैं, दो कॉइन है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 पैसे हो जाएगी इसकी भी, क्योंकि 50 इंटू 2 कर ही दिया। 10 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 पैसे आ जाएगा टोटल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल कितना पैसे आ जाएंगे? 100 + 100 + 30 कितना होगा? 230 पैसे टोटल हो गए, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी? 230 पैसे। अब हम क्या करेंगे? 230 जो हमारे पास पैसे दे रखे हैं, 230 पैसे, ये किसकी, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 46 रुपीज़। और रुपीज़ है तो 46 रुपीज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने 46 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर दिया। तो 230 पैसों की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 1 पैसे की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 4600 डिवाइडेड बाय 230। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 23 1 23 एंड 23 2 46। तो कितना आ जाएगा? 1 पैसे की जो वैल्यू आई वो आई 20। अब हमें क्या निकालना है? 50 पैसे कॉइन्स निकालने हैं। तो 50 पैसे कॉइन की जो रेशो की वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। और 2 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 2, यानी कि 40 कॉइन्स। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है? 40 कॉइन्स है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 12, दैट ऑफ अनदर 9 इज 16। द एवरेज ऑफ 16 नंबर, हमें टोटल निकालना है 16 नंबर्स की एवरेज कितनी है। 7 नंबर्स की हमें एवरेज दे रखी है 12, 9 नंबर्स की एवरेज दे रखी है 16, हमें टोटल 16 नंबर्स की एवरेज निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मेथड करने के लिए मैं आपको जीएसएम मेथड बताता हूँ। एक हमारे पास जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड होता है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर है वो है 16, जिसमें से 7 नंबर की जो एवरेज है, जो 7 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 12। और 9 नंबर जो है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 16 है। अब हम यहाँ देखेंगे जेएसएम, यानी कि जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। जूनियर के था हमें 16 नंबर की एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ से अब देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है 12, और एवरेज में से मिनिमम कौन सा है? तो 12 मिनिमम है, यानी कि जो भी 16 की एवरेज आएगी 16 नंबर्स की वो 12 होगी या 12 से ग्रेटर होगी। 12 तो होगी। अब हम यहाँ से देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना बचा हमारे पास, एक्स्ट्रा कितना है। तो एक नंबर पे एक्स्ट्रा कितना है, तो ये तो हमें लेना नहीं, क्योंकि 12 तो हम पूरा कंप्लीट ले चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है ये 12। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 16 में से हम क्या करेंगे? 12 को लेस कर देंगे। कितना आया? एक्स्ट्रा आया 4 पे। फिर हम देखेंगे टोटल एक्स्ट्रा कितना है। टोटल एक्स्ट्रा, टोटल एक्स्ट्रा कितना, मतलब एक नंबर पे 4 एक्स्ट्रा है, तो 9 पे कितना एक्स्ट्रा होगा? 9 पे, तो 9 इंटू 4 कर दूंगा तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आएगा? 36 आएगा। तो हमने क्या करा? ये 36 जो एक्स्ट्रा आया है उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये 16 में नंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 प्लस में 2.75 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 12 में 2.25 आ जाएगा, 2.25। तो 12 में 2.25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यानी 16 नंबर की जो एवरेज आई है ऑप्शन सी 14.25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। पहले 7 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल निकाल लीजिए। फिर 9 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, वहाँ से टोटल आ जाएगा। उन दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 16 कर दोगे तो हमारे पास 14.25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने जेएसएम मेथड से किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 252 लीव्स रिमाइंडर 34, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। करेक्ट, किसी नंबर को अगर मैं 252 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास 34 बचता है। कह रहा है कि उसी नंबर को जो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, अगर कह रहा है उसी नंबर को मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है कि जो हमें रिमाइंडर दिया हुआ है 34, जो हमें रिमाइंडर दिया हुआ है 34, इसको यहाँ पर लिखना है डिवीजर के प्लेस पे, और किससे डिवाइड करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 21 को 34 से डिवाइड करा तो 21 वन जा 21, और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 13। तो जो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 रिमाइंडर बचेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1040 एंड 885 लीव रिमाइंडर 20 एंड 35। हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे मैं 1040 को डिवाइड करूं और 885 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचे 20, और 885 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचे 35। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि 1040 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 20, तो 20 को इसमें से लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 1020, और 885 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 35। तो जो जो इसको करके आएगा माइनस करके कितना आएगा हमारे पास 850 आएगा, 850 आ जाएगा। तो क्या करना है हमें 1020 और 850 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। इन दोनों नंबर्स का हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, 1020 और 850 का एचसीएफ। तो एचसीएफ लेने के दो मेथड होते हैं, तो अब क्या करो 1020 में से 850 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 170 आ जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 170 आएगा, और 170 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 170 वो नंबर है कि 170 से 1040 को अगर मैं 170 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारे पास 20 बचेगा, और 885 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारे पास 35 बचेगा। गाइस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें कंसेप्ट नहीं बता रहा, यहाँ पर हम फटाफट सॉल्यूशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। ठीक है गाइस, तो कंसेप्ट को क्लियर रखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकला या किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 170, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोर्ड मास से रिलेटेड, 82% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो हमारे पास दे रखा है 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 21/29 मल्टीप्लाई 348। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 7 1 7, 7 3 21, और 29 1 29, एंड 29 यहाँ पर कितने पे चल जाएगा 12 पे एक्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। 29 इंटू 12 करेंगे तो 348 होता है। देन 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 12 कितना 72। तो 72 कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। नाउ हम बढ़ते हैं जीके के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रॉ पोटैटो इज अ परफेक्ट सैंपल। रॉ पोटैटो एक परफेक्ट सैंपल है किसके लिए, फॉर द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के लिए रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा जो आलू होता है वो परफेक्ट एग्जांपल होता है किसकी प्रेजेंस को देखने के लिए। तो गाइस वो होता है स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए। रॉ पोटैटो जो होता है वो एक परफेक्ट सैंपल होता है स्टार्च की। जब हम कच्चे आलू को जब हम कट करते हैं तो वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू ब्लैक कलर का। ब्लू ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है जब हम कट करते हैं, तो मतलब उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डब्ड एज स्प्रिंट रनर, किसे स्प्रिंट रनर कहा गया है इंडियन इकोनॉमी का। अकॉर्डिंग टू सर्वे इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 2021, किसे स्प्रिंट रनर कहा गया है इंडियन इकोनॉमी का, तो वो किसे कहा गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कहा गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्प्रिंट रनर कहा गया इंडियन इकोनॉमी का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 21। 38% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें से कौन सा है इसका सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। तो गाइज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हम सबको पता है क्या होता है, ऑप्शन डी यानी कि ग्लेशियर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, डैश क्या है, ट्रेडिशनल थिएटर है फॉर्म ऑफ कश्मीर है, इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस म्यूजिक एक्टिंग वेयर एज ओरिजिनली द थिएटर फ्रॉम स्वांग, थिएटर फॉर्म स्वांग वाज मेनली क्या है। ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ फॉर्म ऑफ कश्मीर कौन सी है, वो है
भांड पाथेर। भांड पाथेर क्या है हमारे पास, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कश्मीर है, थिएटर है कश्मीर का। और जो स्वांग है वो क्या है, किसकी फॉर्म है, वो म्यूजिक की फॉर्म है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो भांड पाथेर और म्यूजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55% लोगों ने इसका सही आंसर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई the higher reaches of the Darjeeling and Sikkim Himalayas are inhabited by which of the following tribes? तो जैसे जैसे हम दार्जिलिंग में और सिक्किम में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हिमालयाज की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन सी ट्राइब हमें देखने को मिलती है, कौन सी जनजाति हमें देखने को मिलती है दार्जिलिंग और सिक्किम में? जब हम ऊपर की तरफ हिमालयाज की तरफ जाते हैं तो वहां पर कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? लेपचा। लेपचा जनजाति हमें देखने को मिलती है दार्जिलिंग और सिक्किम में। ठीक है, द हाइयर रीच दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें लेपचा जनजाति देखने को मिलती है, लेपचा। ठीक है, नाउ ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 40% लोगों ने इसका सही आंसर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइस ये थे हमारे जीके के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हिमालय रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द मोर नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट होता है। सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा, द के साथ क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ द मोस्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है, लेकिन वो कब लगता है, जब हमारे पास कंपैरिजन हमें देखना हो। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लग जाता है, द लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर हमें एक फैक्ट बता रहा है कि जो हिमालय रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन है, बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन बिलो द कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ द लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। लॉजिकल ऑर्डर हमें इसमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट है, द मेल शुड हैव। पहला तो आएगा द मेल शुड हैव, द मेल शुड हैव। और हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव के साथ लगता है हमारे पास बीन। तो को क्यों आ जाएगा इसके बाद, बीन सेंट बाय यू बाय नाउ। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा क्या, बाय नाउ। एंड किससे लगता है, कंजक्शन, यानी कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम एंड लगाते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आर, यानी कि क्यू पी आर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेल शुड हैव बीन सेंट बाय नाउ एंड नाउ आई थिंक देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तो क्यू पी आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉज अ सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है ना, कह रहा है कि रिवर के रास्ते को बदलना होगा। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर डैश कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, वुड। वुड कॉज, वुड किसके लिए लगता है, वुड करता है रिजल्ट के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए। इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए लगता है, वुड किस लिए लगता है, किसी रिजल्ट के लिए, रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, रिजल्ट ऑफ एन इवेंट और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर वुड कॉज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज ऑफ द होल वैली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन द मोस्ट सिनोनियम हमें बताना है कॉन्ट्राडिक्ट का। कॉन्ट्राडिक्ट का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है कि कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनियम क्या होगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, अपोज। ठीक है, किसी सिनोनियम, अपोज करना, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी को अपोज करना। अप्रूव, सैंक्शन और कन्फर्म, ये क्या है, आपस में सिनोनियम है। अप्रूव करना, किसी को कन्फर्म करना, किसी को सैंक्शन करना, ये क्या है, सिनोनियम है। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनियम क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कि कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लग जाता है। जब दो चीज़ों में अगर हम कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या लग जाता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा बुरा है। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लग जाता है, लेकिन दोनों तरफ लगेगा जब वो कंपैरिजन हो रहा हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है शी इज़ वीकर ऑफ द 2 सिस्टर, तो कंपैरिजन कर रहे हैं कौन वीक है, लेकिन यहाँ पर द नहीं लगा है, यहाँ पर द नहीं लगा, तो ये हो जाएगा गलत, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। शी इज़ वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, हमें कंपैरिजन बताना है अगेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। द लगाना जरूरी है, कंपैरेटिव डिग्री में द लगता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम द लगाते हैं। शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ भी द लगा है और यहाँ भी द लगा है, और कंपैरिजन हो रहा है कि दो सिस्टर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन वीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स। ठीक है, तो कौन वीकर है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों दो सिस्टर में से कौन वीकर है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने यहाँ पर द लगा दिया। ये रूल होता है कि अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगा देते हैं, द लगाते हैं, दोनों तरफ द लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे इंग्लिश के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर। DDoS का फुल फॉर्म हमें यहाँ बताने है कि DDoS की फुल फॉर्म क्या है।
तो DDoS जो होता है स्टैंड फॉर वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ सर्वर। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ सर्वर्स हम कहते हैं DDoS को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑफ सर्वर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, हमें मैच करना, यह हमारे पास लिस्ट दे रखी है ABCD, और हमें बताना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम www डिवाइस ड्राइवर और IP एड्रेस किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है दैट कंट्रोल करता है पेरिफेरल्स एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। जो एलोकेट करता है मेमोरी को एलोकेट करता है कि वो कौन कितनी मेमोरी लेगा, और प्रोसेसर टाइम कौन कितना टाइम लेगा, ये कौन कंट्रोल करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। www की बात करते हैं तो www क्या होता है? एक सर्विस होती है डेट रन्स ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे रन करती है। www क्या है? एक सर्विस होती है जो रन करती है इंटरनेट पे। डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं दैट हेल्प्स, जो हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को टू कंट्रोल अ पीस ऑफ हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। IP की बात करते हैं तो IP क्या होता है? एक डिफाइंड नेटवर्क होता है, एड्रेस होता है ये, एंड इज यूज टू रूटीन पैकेट्स, जो रूटीन पैकेट्स के लिए इसमें यूज होता है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा A का हो जाएगा थर्ड, B का हो जाएगा फर्स्ट, C का हो जाएगा सेकंड, एंड D का क्या हो जाएगा फोर्थ, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एनी एग्जाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What will be the function की F11 will do in MS Excel? MS Excel में F11 जो की है वो क्या परफॉर्म करती है? तो F11 गाइस ध्यान रखना, MS Excel में पूछ रहा है, वर्ड में नहीं पूछ रहा। MS Excel में F11 की जो होती है वो किसके काम आती है? तो वो ये काम आती है इज यूज टू क्रिएट ऑफ चार्ट इन एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए F11 की जो आती है वो काम आती है, ठीक है ना। MS Excel जो है वो MS Excel में F11 जो की है वो क्रिएट अ चार्ट को क्रिएट करने के लिए काम आती है। F11 शॉर्टकट होता है कि चार्ट क्रिएट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पिक्सल रेफर टू, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक स्मॉलेस्ट जो होती है डिस्क्रिटेड कंपोनेंट होता है ऑफ इमेज का। जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर की जो इमेज होती है इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। और पिक्सल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट की इमेज होती है, कंपोनेंट डिस्क्रिटेड कंपोनेंट ऑफ इमेज होते हैं ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है ना। अ स्मॉलेस्ट डिस्क्रिटेड कंपोनेंट ऑफ इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर का। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंटरनेट जाना जाता है विंड सर्फ को। विंड सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, विंड सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये थे हमारे कंप्यूटर के भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की अगर आप वीडियो कंटिन्यूटी में चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम इस तरह की वीडियोज़ और लाते रहेंगे, ठीक है। अभी अब तक आपकी सीरीज़ कंटिन्यू है, कोई भी पार्ट मिस नहीं हुआ है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 14 में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।